नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विकास टेकरे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास 1858 से लेकर 1975 तक। हमारी इस टॉपिक की जानकारी होगी आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम की इस किताब से और साथ ही यूनिफाइड की एक किताब से, जिनके ज़रिए हम आज के नोट्स आज की जानकारी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप एमए तृतीय सेमेस्टर इतिहास के विद्यार्थी हैं तो आपको ज़रूर यह वीडियो देखना चाहिए। साथ ही अगर आपका संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से है और आपके सिलेबस में आता है तो ज़रूर आपको ये वीडियो देखकर समझना चाहिए कि आंग्ल अफगान संबंध क्या थे, क्योंकि अक्सर इस प्रकार के प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं, जैसे आंग्ल बर्मा संबंध समझाइए या फिर आंग्ल अफगान संबंध समझाइए। दोस्तों, यहाँ पर हमें ये देखना है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान के साथ संबंध स्थापित किए थे और दोनों के बीच में जो युद्ध हुए उनका परिणाम क्या निकला। बात यह है कि जो मध्य एशिया में रूस अपना प्रभाव बढ़ा रहा था और ब्रिटेन के लिए यह खतरे की बात थी, क्योंकि जो ब्रिटेन था, जो इंग्लैंड था, वह जल की महाशक्ति था। नौसेना उसकी दुनिया की सबसे ताकतवर थी, लेकिन थल सेना की बात करें तो रूस इसमें पीछे नहीं था। ये चिंता का विषय था इंग्लैंड के लिए और वहाँ की सरकार इस बात को अच्छे से समझती थी कि अगर रूस का प्रभाव कायम हो गया मध्य एशिया में तो वह आसानी से भारत पर आक्रमण कर सकता है। तो इन्हीं अनसुलझे रहस्यों को समाप्त करने के लिए, विवादों को समाप्त करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने नीतियाँ अपनाई, जो भारत के गवर्नर जनरल ने अपने कदम उठाए, उन्हीं को हम आंग्ल अफगान संबंध में देखने वाले हैं। भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान राज्य अवस्थित था, क्योंकि उस समय पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। तो पाकिस्तान से जस्ट लगती हुई सीमा थी, यानी कि उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में अफगानिस्तान स्थित था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में रूस तीव्र गति से पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे वह अफगानिस्तान और फारस की सीमा तक पहुंच गया। यह स्थिति ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरे का संकेत थी। रूस द्वारा भारत पर आक्रमण का पूर्वानुमान कर रूस से भारत की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों द्वारा 2 प्रकार की नीतियां बनाई गई। इन 2 प्रकार की नीतियों को 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आप अच्छे से इन्हें सुन लीजिए। अग्रगामी विचारधारा और कुशल अक्रियता की नीति, ये 2 नीतियाँ थी। कौन कौन सी? अग्रगामी विचारधारा और कुशल अक्रियता की नीति। अग्रगामी विचारधारा की नीति के तहत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और परिणाम स्वरूप अफगान अमीरों के बीच 2 युद्ध लड़े गए। यानी कि अग्रगामी विचारधारा का मतलब यह था कि उनके जो विवाद है उनमें हस्तक्षेप करना और किसी भी तरह से अपना मतलब वहाँ पर से निकालना, अपना उल्लू टेढ़ा वहाँ पर करना। फिर यहाँ पर कुशल अक्रियता की नीति आती है। तो अक्रियता मतलब होता है कुछ ना करना। तो किस प्रकार से इन्होंने कुशलता के साथ में स्थिति को समझा और सिर्फ हाथ में हाथ धरे बैठे रहे। इस नीति का पालन वायसराय लॉर्ड लॉरेंस के समय से लेकर वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक पालन किया गया। प्रथम अफगान युद्ध में अंग्रेजों को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी और इसलिए उसे कुशल अक्रियता की नीति को अपनाना पड़ा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने समय समय पर इन दोनों ही नीतियों का पालन किया, यानी कि जब अंग्रेजों को ज़्यादा नुकसान हुआ तो वह अक्रिय हो गए, यानी कि शांत बैठ गए, और जब उनकी शक्ति बढ़ गई तो उन्होंने अग्रगामी विचारधारा की नीति को अपना लिया और अफगानिस्तान के विवादों में टांग अड़ाने लगे और युद्ध की स्थिति पैदा करने लगे। कुल मिलाकर जो अंग्रेज थे वो यह चाहते थे कि अफगानिस्तान उनके अंडर में हो या फिर एक बफर स्टेट का काम करे भारत और रूस के मध्य, ताकि कभी भी युद्ध होने पर वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल कर सके और रूस को हरा सके। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, यह युद्ध 1839 ईस्वी से लेकर 1842 ईस्वी के बीच 4 वर्षों तक लड़ा गया। युद्ध की शुरुआत गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुई और समाप्ति गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के समय हुई। लॉर्ड ऑकलैंड 1835 ईस्वी में गवर्नर जनरल बनकर आया था। 1826 ईस्वी से अफगानिस्तान में शाह शुजा को हटाकर दोस्त मोहम्मद शासन कर रहा था।
रणजीत सिंह ने 1823 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया था, जिससे सिख राज्य अफगानिस्तान के लिए एक खतरा बन गया था। अब्दाली वंशज शाह शुजा भी अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करना चाहता था और फारस का जो शासक था मोहम्मद मिर्जा, वह रूस का मित्र था। तो यहाँ पर स्थिति क्या थी वो समझ लीजिए। यहाँ पर स्थिति ये थी कि जो वहाँ का जो मूल शासक था अब्दाली का वंशज, उसको हटाकर वहाँ पर दूसरा व्यक्ति शासक बन गया, दोस्त मोहम्मद शासन करने लगा। और जो रणजीत सिंह थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाकर, इस उथल पुथल का फ़ायदा उठाकर पेशावर को जीत लिया और उस पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर दोनों की स्थिति थोड़ी सी अलग थी। यहाँ पर शाह शुजा जो थे वो चाहते थे कि उनका राज्य उन्हें वापस मिल जाए और जो सिख शक्ति है उसे भी कमज़ोर कर दिया जाए। और जो यहाँ पर इनका दोस्त था फारस का शासक मोहम्मद मिर्ज़ा, वह रूस का मित्र था जो कि अंग्रेज़ों के लिए खतरे की घंटी थी। कंधार का शासक फारस के सहयोग से हेरात को प्राप्त करना चाहता था। दोस्त मोहम्मद की स्थिति डावाडोल थी। इसी समय फारस ने 1837 में हेरात पर आक्रमण कर दिया। यदि रणजीत सिंह से पेशावर उसे दिला दे और रूस के विरुद्ध अफगानिस्तान का संरक्षण उसे प्राप्त करता तो वह उनसे मित्रता का इच्छुक था। लॉर्ड ऑकलैंड के कोई स्पष्ट उत्तर न मिल पाने के कारण दोस्त मोहम्मद खान निराश हो गया और उसने अंततः रूस के साथ संधि कर दी। यानी कि उसने पहले अंग्रेज़ों को प्रस्ताव दिया, लेकिन अंग्रेज़ नहीं माने तो उसने फिर आगे जाकर रूस के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। सितंबर 1836 ईस्वी में कैप्टन अलेक्जेंडर वंश के नाम मात्र के लिए व्यापारिक परंतु वास्तव में राजनीतिक उद्देश्यों से अफगानिस्तान इन्हें भेजा गया और उसी समय रूसी प्रतिनिधि कैप्टन बिटकेविच भी अफगानिस्तान गया। लॉर्ड ऑकलैंड उससे अत्यंत रुष्ट हो गया तथा उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। यानी कि यहाँ पर जो लॉर्ड ऑकलैंड थे वो इस बात पर गुस्सा हो गए कि आपने रूस के साथ भी संबंध स्थापित कैसे किए। ऑकलैंड ने शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी दिलाने के लिए रणजीत सिंह से मिलकर जून 1836 ईस्वी में त्रिदलीय संधि कर दी। यहाँ पर इंग्लैंड जो था वो कुल मिलाकर रूस को कमज़ोर करना चाहता था और उसका मध्य एशिया में प्रभाव को समाप्त करना चाहता था, लेकिन इसे वो सीधे तौर पर नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अब्दाली के वंशज शाह शुजा, जिसे कि गद्दी से हटाकर मोहम्मद गद्दी पर बैठ गया था, तो उन्होंने एक रणनीति बनाई कि रणजीत सिंह के साथ और जो शाह शुजा था उसके साथ मिलकर त्रिदलीय संधि कर ली और कहा कि हम शाह शुजा को पुनः गद्दी प्राप्त करवाएंगे। नवंबर 1838 में ऑकलैंड ने फिरोजपुर में सेना जमा की और 1839 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सिंध के मार्ग से अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। इस सेना को सिंध की सेना कहा गया और पहले सर हेनरी फेने तथा बाद में सर जॉन कीन ने इसका सेनापति नियुक्त किया गया। सिंध के अमीरों को विवश होकर अंग्रेज़ों की शर्तों को स्वीकार करना पड़ा और अंग्रेज़ ने भक्कर जीत लिया और फिर सिंध के मार्ग से क्वेटा पहुंच गए। अप्रैल में शाह शुजा कंधार पहुंचा। 1839 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने गजनी को जीता। फिर 7 अगस्त 1839 ईस्वी को अंग्रेज़ी सेना काबुल पहुंच गई। दोस्त मोहम्मद ने आत्मसमर्पण कर दिया और फिर उसे बंदी बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया और शाह शुजा को फिर से उनके सिंहासन पर बैठाया गया। 10,000 सेना जो अंग्रेज़ी सेना थी वह काबुल में रह गई और शाह शुजा की रक्षा के लिए उन्हें वहां छोड़ दिया गया। साथ ही अंग्रेज़ वापस भारत आ गए। इस प्रकार से उन्होंने एक स्थिति को कायम कर लिया कि रूस के प्रभाव को कुछ समय तक कम कर दिया गया, क्योंकि इनका बैठाया हुआ शासक वहां पर राज कर रहा था। दोस्तों, यहाँ पर केवल स्टोरी जैसा पढ़ने का काम है, आपको कुछ फैक्ट याद कर लेने हैं। जैसे बाद में एक संधि होगी उसके बारे में, युद्ध कब हुआ था इसके बारे में, ऑकलैंड कौन थे, एलिनबरो कौन थे, और वो 2 संधियाँ जो 2 नीतियाँ उन्होंने अपनाई थी उन्हें अच्छे से ध्यान से देखिएगा। बाकी चीज़ें आपको एक स्टोरी की तरह समझनी है। आप अपने माइंड में चला सकते हैं कि इस तरह से कोई मूवी चल रही है, कोई युद्ध हो रहा है, तो आप चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। ऑकलैंड की अफगान नीति देखते हैं।
ऑकलैंड की अफगान नीति सर्वथा दोषपूर्ण थी, क्योंकि इससे अंग्रेजों को सभी दृष्टियों से घाटे का सामना करना पड़ा। गवर्नर जनरल बनने के बाद अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद ने जब उसके पास मित्रता का अनुरोध पत्र भेजा था और रणजीत सिंह से पेशावर वापस दिलाने का अनुरोध किया था, तब ऑकलैंड ने यह कहा था कि स्वतंत्र राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना अंग्रेजों की नीति नहीं है। परंतु बाद में उसने अपने वक्तव्य को ही धता बताते हुए अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई। अगर जो ऑकलैंड था वह पहले ही दोस्त मोहम्मद के साथ में मित्रता कर लेता तो काफ़ी पहले ही स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन भाई साहब बात मानने को तैयार थे ही नहीं। फिर इसके बाद में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अंग्रेजों पर था। 1862 से 1872 तक भारत सरकार ने अफगानिस्तान के प्रति तटस्थता की नीति का पालन किया। इससे अफगानिस्तान अंग्रेजों से नाराज हो गया, किंतु लॉर्ड लिटन ने आते ही अग्रगामी नीति अपनाई तथा अमीर शेर अली को शर्तें मानने के लिए राजी कर दिया। अग्रगामी नीति का मतलब क्या है कि उनके निजी मामलों में ये अब दखल देने लगे थे और शेर अली के सामने कुछ शर्तें रखकर उन्हें मानने के लिए राजी कर लेते हैं। परंतु परिस्थितियों के विपरीत होने के कारण शेर अली ने कुछ विलंब किया। इसी समय लॉर्ड लिटन ने नेविल चैम्बरलिन को राजदूत बनाकर अफगानिस्तान भेजा, लेकिन उसे खैबर दर्रे से प्रविष्ट होने की अनुमति नहीं मिली। इस पर लॉर्ड लिटन ने 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि जो लिटन थे उन्होंने अग्रगामी नीति को अपनाया और जो वहाँ पर के शासक थे शेर अली, उन्हें कुछ शर्तें मानने के लिए कहा गया। शर्तें कुछ ऐसी थी कि शेर अली ने कुछ समय मांगा। इसी बीच में जो लिटन था उन्होंने अपना दूत अफगानिस्तान के लिए रवाना कर दिया। जब शर्तें ही व्यक्ति ने अभी तक माने नहीं है तो दूत को क्यों एंटर होने दे, तो उन्होंने दूत को वापस पहुंचा दिया। तो इस बात से क्रोधित होकर लॉर्ड लिटन ने 21 नवंबर 1878 को युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा होते ही अंग्रेजी सेना ने 3 ओर से अफगानिस्तान पर आक्रमण किया। एक सेना सर सैमुअल ब्राउन के नेतृत्व में खैबर के दर्रे से पहुंची और दूसरी सेना रॉबर्ट्स के नेतृत्व में खुर्रम घाटी से तथा तीसरी जनरल स्टुअर्ट के नेतृत्व में बोलन दर्रे गए। ये तीनों रास्ते भारत से अफगानिस्तान जाने के हैं और दर्रे का मतलब क्या होता है कि बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से एक बहुत सकरा सा रास्ता जाता है, उसे दर्रे कहते हैं। ठीक है। कंधार पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया तथा शेर अली के पुत्र याकूब खान ने अंग्रेजों से गंडमक की संधि कर ली। इस संधि के पश्चात कुछ समय तक शांति बनी रही। काबा नगरी में काबुल में राजदूत का पद संभाला और अंग्रेजों ने विरुद्ध जो विद्रोह यहाँ पर हुआ था उसे दबा दिया तथा दोस्त मोहम्मद के नाती तथा अफजल खान के पुत्र अब्दुल रहमान से संधि करके उसे अफगानिस्तान का शासक बना दिया। ठीक इसी समय गंडमक की संधि इन लोगों के बीच में होती है। मई 1879 में अंग्रेजों एवं याकूब खां के बीच गंडमक की संधि होती है और याकूब खां ने गंडमक में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखना तथा हेरात एवं अन्य सीमावर्ती नगरों में अंग्रेजी प्रतिनिधि रखना स्वीकार कर लिया। अगर आप अफगान संबंध को अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आपको गंडमक की संधि अच्छे से ध्यान रहनी चाहिए। उसने अंग्रेजों के परामर्श के बिना किसी विदेशी शक्ति से संपर्क स्थापित नहीं करना स्वीकार किया। कुल मिलाकर जो लॉर्ड बेलेजली ने शुरू किया था सहायक संधि, और उसी को ये अलग अलग गवर्नर आगे बढ़ाते रहे, उसी की 5 शर्तों को कि आपको दूत रखना पड़ेगा, आपको एक सेना रखना पड़ेगा, आपको विदेशी संबंध हमारी अनुमति के बिना आप नहीं कर सकते, आपको हमें पैसे देने पड़ेंगे वगैरह वगैरह। याकूब ने खुर्रम दर्रे पर अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार किया और बोलन दर्रे के निकट पिसनी तथा सीबी नामक 2 जिले अंग्रेजों को प्रदान किए। गंडमक की संधि के तहत अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के अमीर को 6 लाख रुपए वार्षिक देना तथा अफगानिस्तान की सुरक्षा का वचन दिया। इस संधि से भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री
बेंजामिन डिज़रायली काफ़ी खुश हुए, क्योंकि यहाँ पर इनकी कूटनीतियाँ सफल हो चुकी थी और अफ़गानिस्तान एक प्रकार से जो अंग्रेज़ों की कॉलोनी बन चुका था, क्योंकि इन्होंने वही शर्तें मनवा ली जो सहायक संधि की शर्तें थी और काफ़ी हद तक इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान में पड़ गया। अब हम देखते हैं लिटन की अफ़गान नीति। इस बात को ध्यान रखिएगा कि लिटन की अफ़गान नीति पर भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इसे ध्यान से देखते हैं। 1876 ईस्वी में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बनकर आता है। 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल रहता है। उसने शासनकाल में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा निश्चित और स्पष्ट विदेश नीति को क्रियान्वित किया तथा लिटन भारत में डिज़रायली द्वारा नियुक्त किया गया था। डिज़रायली की नीति गौरवपूर्ण पार्थव्य, वैज्ञानिक सीमाओं और अपने प्रभाव क्षेत्रों को कायम रखने की थी। डिज़रायली अफ़गानिस्तान के साथ संबंधों को अनिश्चिततापूर्ण बनाए रखने के पक्ष में नहीं था। इसलिए उसने लिटन को भारत में यह स्पष्ट आदेश देकर भेजा था कि वह अफ़गानिस्तान के अमीरों के साथ निश्चित समानांतर और व्यावहारिक संधि स्थापित करे। डिज़रायली यह चाहता था कि जो अफ़गानिस्तान के साथ में उथल-पुथल होती है, कभी वो हमारे दोस्त होते हैं, कभी हमारे शत्रु होते हैं, कभी उनका झुकाव रूस की तरफ ज़्यादा होता है, तो डिज़रायली ने लिटन को यह कहकर भेजा था कि उनके साथ एक ऐसी संधि करो कि जिससे हमें जो मध्य एशिया में है रूस का खतरा बिल्कुल समाप्त हो जाए और अफ़गानिस्तान एक प्रकार से हमारे कहने पर चलने लगे। यही थी निश्चित समांतर और व्यावहारिक संधि। उसी के आदेश पर लिटन ने अफ़गानिस्तान के अमीर से यह मांग की कि वह अपने देश में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रखे, परंतु अफ़गानिस्तान के अमीर ने अनेक कारणों से रेजिडेंट रखने से इनकार कर दिया और अंततः लॉर्ड लिटन को अफ़गानिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा। लिटन की अफ़गान नीति गंभीरतापूर्वक निर्धारित हुई थी और उसका क्रियान्वयन भी दक्षतापूर्वक हुआ था, परंतु उसमें एकमात्र दोष काबुल में एक स्थायी अंग्रेज़ रेजिडेंट रखने की जिद थी और इसी दोस्त ने लिटन की नीति और स्वयं लिटन तथा डिज़रायली के सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि ये केवल एक ही बात पर अड़ गए थे, जहां एक सामान्य मित्रता स्थापित हो सकती थी, वहां पर रेजिडेंट रखने की बात के कारण अफ़गानिस्तान और अंग्रेज फिर से आमने सामने हो गए थे और इसने पृष्ठभूमि तैयार कर दी तृतीय आंग्ल अफ़गान युद्ध की। 1884 में जब अफ़गानिस्तान की सीमा पर जो सर्ब ने मर्व पर अपना अधिकार कर लिया, तो ब्रिटिश सरकार चिंतित हो गई। ब्रिटिश सरकार अब इस बात के लिए प्रयत्नशील हो गई कि रूस और अफ़गानिस्तान की सीमा का निर्धारण हो, किंतु रूस एवं अफ़गानिस्तान के बीच निश्चित सीमा का निर्धारण के क्रम में दोनों पक्षों के बीच पंचदेह के मामले को लेकर युद्ध का माहौल उत्पन्न हो गया। अब्दुल रहमान, जो कि यहाँ पर के प्रमुख थे, राजा थे या फिर सबसे बड़े अमीर थे, जिन्हें हम शासक कह सकते हैं, अंग्रेजों ने इनके बीच युद्ध का संकट उत्पन्न हो गया, परंतु भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन की दूरदर्शिता तथा अब्दुल रहमान के व्यावहारिक ज्ञान के कारण युद्ध का संकट टाल दिया गया। इस बीच अब्दुल रहमान ने यह घोषणा की कि उसे यह निश्चित रूप से मालूम है कि पंचदेह अफ़गानिस्तान का हिस्सा है या नहीं। इसके साथ ही उसने यह भी कह दिया कि यदि पंचदेह की क्षतिपूर्ति किसी अन्य क्षेत्र से कर दी जाए तो वह पंचदेह पर अपना अधिकार छोड़ देगा। जुलाई 1887 ईस्वी में अफ़गानिस्तान की उत्तरी सीमा के संबंध में रूस, ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार तथा अफ़गानिस्तान के बीच एक समझौता हो गया। पंचदेह पर रूस का आधिपत्य स्वीकार कर लिया गया, जबकि जो जुल्फ़िकार दर्रे पर अफ़गानिस्तान का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही पंचदेह मामले को लेकर उत्पन्न संकट का माहौल तो 1887 ईस्वी के समझौते से टल गया था, परंतु इस स्थिति में भारत सरकार का अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ा और देशी रियासतों के शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार ने इम्पीरियल सर्विस ट्रुप की स्थापना की। इधर अफ़गानिस्तान के अमीर का रावलपिंडी में स्वागत हो रहा था और उधर रूस पूर्व की ओर अपने विस्तार में लगा था। 1895 ईस्वी में रूस पामीर पर अधिकार कर लिया और इसी वर्ष एंग्लो एशियन कन्वेंशन यानी कि आंग्ल रूस समझौता हो गया और इसके अनुसार
ऑक्सन नदी को रूस की दक्षिण सीमा मान लिया गया और हेरात में रूस के साथ जो हेरात है वहाँ पर रूस के प्रसार को रोक दिया गया। 1905 में रूस जापान के युद्ध में उलझ गए और यहाँ पर से उनका ध्यान हट गया और 1907 ईस्वी में ब्रिटेन तथा रूस के बीच समझौता होने के बाद दोनों पक्षों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो गए। अब हम देखते हैं कि अफगानिस्तान ने विदेशी मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त कैसे की। 1907 ईस्वी में समझौता करने के समय अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह से विचार विमर्श नहीं किया गया था और इससे आंग्ल अफगान संबंध में खटास उत्पन्न हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा उकसाने पर अफगानिस्तान के अमीर ने भारत के तटवर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह युद्ध में परास्त हो गया। 1921 में दोनों पक्षों के बीच में एक संधि स्थापित हो गई और 1922 में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच दूतावास संबंध स्थापित किए गए और इस समय से आंग्ल अफगान संघर्ष पूरी तरह से समाप्त हो गया और अफगानिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व ले लिया। दोस्तों, यहाँ पर हमने आंग्ल अफगानिस्तान के पूरी तरह से इसकी स्टोरी समझी और जो तीनों युद्ध हुए थे उनके बारे में समझे, साथ ही यांडूब की संधि के बारे में भी हमने समझने का प्रयास किया। अब हम यहाँ पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। अगर इन फैक्टों को आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप आसानी से उत्तर लिख पाएंगे। आंग्ल बर्मा संबंध की बात करें तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824-26। डेट कौन सी है? 1824-26। महाबुंदेला उनका सेनापति था और यहाँ पर कौन था ये आपको देखना है, ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देखिए द्वितीय युद्ध 1852 में हुआ, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। तृतीय युद्ध जो हुआ 1885 ईस्वी में और यांडूब की संधि, सॉरी मैं अभी अफगानिस्तान के साथ करवा रहा था। जो यांडूब की संधि थी वो बर्मा के साथ में हुई थी। जो यांडूब थी वो बर्मा की राजधानी थी और अंग्रेज यांडूब से मात्र 60 मील दूर थे, तो इससे बर्मा की सरकार ने घबराकर सरेंडर कर दिया और संधि का प्रस्ताव दिया। तो 24 फरवरी 1826 को यांडूब की संधि हुई थी प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के पश्चात और एकमात्र संधि हुई थी। द्वितीय युद्ध में भी कोई संधि नहीं हुई और तृतीय युद्ध में भी कोई संधि नहीं हुई। इसके बाद में आंग्ल तिब्बत संबंध की बात करें तो आंग्ल तिब्बत संबंध में भी यही था कि रूस यहाँ पर अपना प्रभाव जमा रहा था और इस प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने तिब्बत के साथ समझौते किए, उससे बात करनी चाहिए लेकिन उसने सेना भेज दी और फिर दोनों के बीच में युद्ध होता है और उसका परिणाम निकलती है ल्हासा की संधि। ल्हासा जो है वो तिब्बत की राजधानी और ल्हासा पर भी ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया था, जिसके कारण वहाँ के जो दलाई लामा थे, जो प्रमुख व्यक्ति थे, वो भाग गए। तो वहाँ के जो प्रतिनिधि थे उनके साथ अंग्रेजों ने 7 सितंबर 1904 को ल्हासा की संधि की थी। फिर इसके बाद में हम आंग्ल अफगान युद्ध देखते हैं या संबंध देखते हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड की अफगान नीति जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, फिर जो एलन बरो तक चलती है जिसे हम कहते हैं जो अग्रगामी नीति हम कहते हैं, और फिर एक अक्रियता की नीति आती है। प्रथम युद्ध की बात करें तो 1839-42 ईस्वी में प्रथम अफगान आंग्ल युद्ध होता है और जॉन लॉरेंस की अक्रियता की नीति यहाँ पर आती है। फिर लिटन की अफगान नीति आती है। तो लिटन ने अग्रगामी नीति अपनाया था, यानी कि उसने फिर से अफगानिस्तान के निजी मामलों में दखल देना शुरू कर दिया था और फिर इसी के कारण एक और युद्ध होता है। फिर यहाँ पर गंडमक की संधि होती है मई 1879 में और इस संधि से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर एक कथन है जिसे आप कहीं भी एक अच्छे आंसर के रूप में कोट कर सकते हैं। हमने भारत का अंधाधुंध अधिग्रहण किया, अंग्रेजों द्वारा बेहद अनजाने में तथा संयोगवश की गई भारत विजय में कुछ भी महान नहीं था। जॉन सीले का यह कथन है। अगर आपके पास अफगान, तिब्बत या फिर बर्मा पर लिखने के लिए कोई कथन ना हो तो आप इसे भी कोट कर सकते हैं। जहाँ पर भारत लिखा है वहाँ पर आपको उस देश का नाम लिखना होगा। ये कथन बहुत अच्छा है, आप इसे बहुत अच्छे से ब्लैक पेन से कोट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा जांचने वाले पर। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। पाब्लो पिकासो कहते हैं, मैंने जाना है कि लोग सब भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, क्या किया था, लेकिन लोग यह कभी नहीं भूलते कि आपने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था।
आप किसी के साथ भले ही कितना अच्छा बर्ताव करें, शायद ही वो कभी याद रखेगा, लेकिन अगर आप किसी के साथ हल्का सा भी गलत बर्ताव करते हैं तो उस बात को जीवन भर नहीं भूलता। इस बात को ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।